होती है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अटेंशन क्या है। अटेंशन जिस तरह हम लोग भी कहते हैं कि आपने किसी चीज़ पे अगर तवज्जो देनी है, ठीक है, किसी पे भी जो हम कहते हैं कि बी अटेंटिव और आपने तवज्जो के साथ कोई काम करना होता है, तो हम उस मैकेनिज़्म के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये असल में ह्यूमन एबिलिटी है और इस ह्यूमन एबिलिटी में किस तरीके से ये अटेंशन सीख की जाती है या अटेंशन की जाती है किसी भी ह्यूमन की तरफ से, ठीक है। तो अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग थिंग्स इन कंकेटिनेशन ऑन एट अ पॉइंट इन टाइम, कि आप किसी एक वक्त में किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक टास्क के ऊपर जब आप अपना फोकस करते हैं या उस पर आप तवज्जो देते हैं, तो वो हम उसको, उस प्रोसेस को हम अटेंशन कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि उसमें पोजीशन ऑफ माइंड, के आप माइंड को ओवरऑल तमाम चीज़ों से क्लियर कर लेते हैं और क्लियर एंड विविड फॉर्म में आप किसी एक टास्क के ऊपर, एक एक्टिविटी के ऊपर आप फोकस करते हैं और चीज़ों पर तवज्जो देने की कोशिश करते हैं। इसमें जो चीज़ें आ जाती हैं ऑब्वियसली ये, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट में कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, किसी सिचुएशन में वो टास्क परफॉर्म करना होता है, तो उस एनवायरनमेंट या सिचुएशन से जो भी आपको फीडबैक मिलती है ऑब्वियसली वो सेंसेस से आपको मिलती है। तो ये जो सेंसेस हैं या आपके ऑडिटरी सेंसेस हैं, मीन्स कि आप लिसन कर रहे हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं, और साथ ही साथ आपके पास विजुअल सेंसेस हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी, की हमने पहले भी बात की थी। ये ऐसे सेंसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग योर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपने अगर किसी भी चीज़ पे अटेंशन करनी है तो ऑब्वियसली यूजिंग योर सेंसेस यू हैव टू परफॉर्म, और यू हैव टू क्लियर योर माइंड एंड यू हैव टू ओनली टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सेंसेस टू परफॉर्म दिस अटेंशन, ठीक हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि विजुअल अटेंशन में ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, फर्स्ट इज़ द विजुअल अटेंशन। उसमें क्या है कि कलर और लोकेशंस को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आप किस एनवायरनमेंट में मौजूद है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन कौन से कलर्स हैं जो कि आपके सामने हैं। तो इन कलर्स और लोकेशंस के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को कंबाइन करके आप उन पे अटेंशन दे रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ, जिससे आप ट्रैफिक लाइट्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स की एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है और देन उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है। तो वहाँ पर हम ये कहते हैं कि आप विजुअली अटेंटिव होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि ट्रैफिक लाइट इस रेड है, येलो है या ऑरेंज है या उसके अलावा ग्रीन है। तो वो जो विजुअल अटेंशन है कि आप ट्रैफिक लाइट के ऊपर खड़े होते हैं एंड यू आर विजुअली अटेंटिव एट दैट टाइम एंड यू आर लुकिंग एट द लोकेशन एंड द कलर, ठीक है। तो ये हर जगह पे इसी तरीके से ही होता है। इसी तरीके से इसमें हम कहते हैं कि आपने अगर, ठीक है, विजुअल सेंसेस हैं और कलर लोकेशन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो यू आर फोकसिंग ऑन द इंफॉर्मेशन कि इस जगह से आप कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली वो जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उस इंफॉर्मेशन को उसमें होंगे कि आप वो इंफॉर्मेशन उस एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकें, ताकि वो आपको बता सके कि उस एनवायरनमेंट में आपने कौन से टास्क करने हैं, कौन से एक्शन वगैरह परफॉर्म करने हैं। द सेम एग्जांपल इज द ट्रैफिक लाइट, कि ट्रैफिक लाइट की कलर एंड लोकेशन तो आप आइडेंटिफाई करें, लेकिन आपका फोकस क्या है, यू हैव टू गेट द इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर रेड लाइट है तो उसमें इसका मतलब है यू हैव टू स्टॉप, अगर वो रेड लाइट नहीं है तो इसका मतलब है यू हैव टू कंटिन्यू, यू हैव टू गो, ठीक है। तो योर फोकस इज ऑन द इंफॉर्मेशन कि उस एनवायरनमेंट से आप कौन सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसमें ऑब्वियसली वी हैव क्लियर गोल ऑन इट, ठीक है। जो भी हम इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपसे कहा जाता है कि भाई यू हैव टू बी अटेंटिव, तो वो जो विजुअल अटेंशन है ऑब्वियसली वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आपने पूरे एक दिन के लिए, आपने 24 आवर्स के लिए यू हैव टू बी अटेंटिव, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है, इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 24 घंटे तक या फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं, तो वो हर वक्त अटेंटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अब जब भी वो अटेंटिव होगा, ही हैव अ क्लियर गोल इन हिज माइंड, उसके जहन में क्लियर गोल होगा जिसके अकॉर्डिंगली वो जो भी है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट विजुअल अटेंशन केस में कलर एंड लोकेशन के अकॉर्डिंगली होती है, ठीक है।
और इसमें ऑब्वियसली ये तो वही चीज़ है कि हमने जो अभी बात की है कि ओवरऑल आप इन्वायरमेंट से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन आप तब एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ अ क्लियर कोड, और उसके अकॉर्डिंगली आप कलर एंड लोकेशन पे आप अटेंटिव हो रहे होते हैं, ठीक है। अटेंशन एज द जिससे साइकोलॉजी वगैरह में हमने बात की, इट्स एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एबिलिटी, ठीक है। और इसमें जब भी आपकी जो ह्यूमन एबिलिटी है ये आपको प्रोवोक करती है कि इसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन, इट्स द ह्यूमन एबिलिटी जिसने कंप्यूटर मशीन्स को उसने इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसमें अटेंशन की अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपने कंप्यूटर को यूज़ करना है, आपने गाड़ी को ड्राइव करना है, आपने किसी ट्रेन को कैच करना है, सो दिस इज़ द एग्जांपल्स, ठीक है। ये वो एग्जांपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अटेंटिव होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी लेट्स से सिस्टम्स हैं, मशीन्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये अब होता क्या, दैट इज़ अ कग्निशन प्रोसेस। इसके ऊपर हमने हमारा कई दफ़ा डिस्कशन की, बहुत डिटेल डिस्कशन की है कि कग्निशन ये होती है कि जिसमें ह्यूमन कोई टास्क परफॉर्म करना है, लेकिन वो जो सोच है इंसान की, दैट इज़ नोन एज अ कग्निशन प्रोसेस, ठीक है। अब उसने रियल टाइम में, रियल लाइफ में अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, लेट्स से ही हैव टू ड्राइव टू द वर्क, ठीक है, तो वो कग्निशन प्रोसेस को यूज़ करेगा, मीन्स कि वो अपनी करंट सिचुएशन भी देख रहा है, एनवायरनमेंट को भी सेंस कर रहा है, साथ ही साथ अपनी बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है या जो बैकग्राउंड जो चीज़ें उसने सीखी हैं, उन दोनों को मिक्स एंड मैच भी कर रहा है। मीन्स कि वो आपकी जो एक्टिव माइंड की कैपेबिलिटीज़ हैं और पैसिव माइंड की कैपेबिलिटीज़ हैं। पैसिव माइंड का मतलब कि आपका जो पास्ट डाटा मौजूद है, और एक्टिव माइंड में कि मीन्स कि आपका जो रन टाइम पे जो सिचुएशन से डाटा आ रहा है, उन दोनों को कंबाइन करके उसके अकॉर्डिंगली कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा। तो वो जो एक्शन परफॉर्म करेगा दैट इज़ अ कग्निशन प्रोसेस बेस्ड ऑन द पास्ट एंड द करंट सिचुएशन, ठीक है। अटेंशन इज अ एस्पेक्ट ऑफ कग्निशन, ठीक है। ये हमने ये कह दिया कि कग्निशन का अटेंशन जो है ये एक एस्पेक्ट है, ये एक उसका हिस्सा है जिसके अंदर डिज़ाइन एंड ऑपरेशन वगैरह आप वो कर सकते हैं। अगर सेफ्टी क्रिटिकल इंटरेक्टिव सिस्टम्स अगर आपने उनको इस्तेमाल करना है, लेट से एयरपोर्ट्स वगैरह पे आप मौजूद हैं, फ़्लाइट कंट्रोल्स वगैरह कर, दैट इज़ अ सेफ्टी क्रिटिकल इंटरेक्टिव सिस्टम, अगर आपने उनको इस्तेमाल करना, ऑब्वियसली यू हैव टू बी अटेंटिव। अगर आप इसी तक कंट्रोल रूम्स वगैरह मौजूद हैं, इंस्पेक्शन टास्क वगैरह हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं और वो ये देख रहे होते हैं कि किसी ने कोई एयरपोर्ट पे कोई चीज़ तो नहीं हैंडल की हुई या उठाई, तो उसमें इंस्पेक्शन टास्क, those all tasks needs attention and obvious attention is an aspect of cognition कि रन टाइम पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब इसमें एक जो इफेक्ट कहा जाता है दैट इज स्ट्रूप्स इफेक्ट, ठीक है। स्ट्रूप इफेक्ट ये चीज़ है कि जिसमें हमने ये कहा कि कुछ चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा कि ये जिस तरह कॉलम 1 है, कॉलम 1 में दिस इज़ नॉट रेड, दिस इज़ नॉट ग्रीन, दिस इज़ नॉट ब्लू, ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी कलर्स हैं कि लिखा कुछ हुआ है और उसका कलर कुछ और है। वाई डज इन कॉलम 2 इसके अंदर अब जो ग्रीन है वो ग्रीन ही है, ठीक है। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ब्लू है तो वो ब्लू ही है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो ये अब ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये है स्ट्रूप इफेक्ट कि जिसके अंदर आपकी जो चीज़ नज़र आ रही है वो एक्चुअली वो है नहीं, ठीक है। जो चीज़ लिखी हुई है वो उसका एग्जैक्टली उसका नहीं है, तो इसको हम लोग स्ट्रूप इफेक्ट कहते हैं, जिसमें हमने कहा कि दोज हैव द कॉन्फ्लिक्टिंग कलर्स, ठीक है, कि वर्ड कुछ और लिखा हुआ है लेकिन कलर्स उसके अगेंस्ट कुछ और है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज स्ट्रूप इफेक्ट। ये आपकी बुक से ही ऑब्वियसली मैंने वहीं से कॉपी किया था, और इसके अंदर क्या है कि अटेंशन वगैरह के लिए हमने ये क्या कहा है, हाउ अटेंशन वर्क्स, ठीक है। ये 1958 में ये वाला मॉडल आया था। इसमें सबसे पहले क्या है कि आपके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जिस सामने का मोस्ट सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्म जो करते हैं सेंसेस, वो आपकी ईयर्स हैं और आपकी आइज़ हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो उस एनवायरनमेंट से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ अ प्रोसेसिंग
यूनिट जिसका हमने डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में कि वो प्रोसेसिंग पावर होती है, उसके बाद जस्ट लाइक अ रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे वो चीज़ प्रोसेस हो रही होती है। वहाँ से वो जो डाटा होता है वो आपके पास चला जाता है सिलेक्टिव फ़िल्टर्स में। आपने, क्योंकि हम अटेंशन की बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपको एनवायरनमेंट से बेतहाशा डाटा मिल रहा है, सेंसेस से तो डाटा मिल रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें जब शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद आप फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, जो उसमें नॉइज़ होती है, जो उसमें डाटा इररेलेवेंट होता है, आप उस तमाम डाटा को इस लेवल पे फ़िल्टर आउट कर देते हैं। और जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे होते हैं, जिस चीज़ पे आप ध्यान दे रहे होते हैं, जिस चीज़ पर आप तवज्जो दे रहे होते हैं, वो सिर्फ चीज़ जो है, वो सिर्फ जो काम है, टास्क है, सोच है, वो सिर्फ नेक्स्ट इस फ़िल्टर से पास की जाती है। बाकी तमाम चीज़ें इस फ़िल्टर लेवल पे वाइप आउट हो जाती हैं या उससे फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। ठीक है, इसे हमने कहा सिलेक्टिव फ़िल्टर। सिलेक्टिव फ़िल्टर से जिस चीज़ पे आप फोकस हैं, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस होती है। और लिमिटेड कैपेसिटी फ़िल्टर, यहाँ पे उसमें ऑब्वियसली कुछ और क्योंकि इसमें जो आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो लिमिटेड कैपेसिटी के लिए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा उस पर आप, जिसका मैं शुरू में ही कहा कि मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अटेंटिव रहें, ऐसे ही नहीं होता। जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो दैट इज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी फ़िल्टर। आप उस पे से पास ऑन करने के बाद आप उसके बाद क्या करते हैं, जो भी आपके पास सिस्टम फॉर वेरिंग द आउटपुट यूजिंग द इनपुट रिसीव, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप वो करते हैं। और उसके बाद जो भी टास्क वगैरह आपने परफॉर्म करना है फैक्टर्स, वो आप टास्क वगैरह उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं। और साथ ही साथ ये होता है कि आपने अगर कोई और चीज़, अगेन अगर आपने फ्यूचर में कोई और चीज़ के ऊपर अटेंटिव होना है, तो वो दोबारा से आप अपनी जो भी सेंसेस से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, दोबारा से आप फिल्टर आउट करके और देन अगेन इसको प्रोसेस करते रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नो अ मॉडल विच वाज प्रपोज्ड इन 1958, जो आपकी बुक में भी मौजूद है। ठीक है, अब इसमें जो भी मैंने कहा कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, इसमें अगर आप अटेंशन के ऊपर अगर आप फोकस हैं, तो उसमें हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर होती है। और इसमें क्या है, मेनली क्योंकि अगेन नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप पूरे दिन के लिए आप अटेंटिव नहीं रह सकते। ठीक है, वी हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर ऑफ आवर disposal, and whether or not we are able to carry out a task depends on how much of the capacity is applied to the task। ठीक है, और इसके ऊपर अगेन ये होगा कि अगर हमने कोई टास्क करना है, तो हमारी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम उसके ऊपर अपनी अटेंशन या अपनी तवज्जो दे सकते हैं। टास्क तो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि जी आपने ये लेक्चर अटेंड करना है। अब कुछ लोग होंगे वो इस लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे बहुत केयरफुली और उसको अंडरस्टैंड करके, कुछ होंगे जो नहीं कर रहे होंगे। सो दे हैव टू कैरी आउट अ टास्क, लेकिन उसमें हाउ मच कैपेसिटी इज़ अप्लाइड, आप कितनी तवज्जो से, कितना जहन लगा के वो टास्क परफॉर्म करें। आप लेक्चर सुन रहे हैं तो कितने तवज्जो के साथ वो लेक्चर आप सुनने की कोशिश करें। सो दैट इज़ द कैपेसिटी, द ह्यूमन कैपेसिटी, आपकी तरफ से एफर्ट जो अप्लाई हो रही है। और वो जो एफर्ट अप्लाई हो रही है कि आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, दैट इज़ द एक्चुअली द अटेंशन। ठीक है, it allows us to explain how we can divide our attention across a number of tasks। ठीक है, हमारे पास बेतहाशा, वो रियल एनवायरनमेंट में आप मौजूद हैं, उसमें आपके पास बेतहाशा टास्क मौजूद होते हैं। अब उसमें आपने अपनी अटेंशन को मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर आप डिवाइड कर रहे होते हैं। आप लेट से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करते साथ अब आप अटेंटिव हैं रोड के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ आप किसी से बातचीत भी कर रहे हैं। मीन्स यू आर डिवाइडिंग योर अटेंशन। जो आपके साथ बैठा हुआ है पैसेंजर सीट में, आप उससे बातचीत कर रहे हैं। कई लोग वहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि उनकी जो अटेंशन है वो रोड से टोटली डिवाइड होकर वो उनके स्मार्टफोन की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो अटेंशन डिवाइड हो सकती है। ठीक है, और मुख्तलिफ टास्क के ऊपर आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, depending on upon how demanding they are and how experienced we are in executing them। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अटेंशन तो ठीक है आपने उस पर अप्लाई करनी है। अब आप गाड़ी ड्राइव करें तो हाउ डिमांडिंग इट इज़। ठीक है, जो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और जो नॉविस ड्राइवर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो नॉविस ड्राइवर होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है कि उसने गाड़ी को ड्राइव कैसे करना है। ठीक है, और जो एक्सपर्ट लेवल होता है ऑब्वियसली ही इज़ एन एक्सपीरियंस,
वो एक्सपर्ट होते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा उस पर अपना एफर्ट करने की, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तभी अगर आप कभी नए ड्राइवर्स के साथ बैठे हैं तो वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं हाउ टू ड्राइव द कार, जबकि एक्सपीरियंस होते हैं वो इतना उसके ऊपर बॉदर नहीं करते। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ डिमांडिंग दे आर एंड हाउ एक्सपीरियंस वी आर इन एग्जीक्यूटिंग दैम, कि उन टास्क को परफॉर्म करने में हम कितने एक्सपीरियंस्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी अटेंशन डिविएट हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। ऑटोमेटिक एंड कंट्रोल प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग क्या होती है कि जो हमारे अंदर मोर और लेस बिल्ट इन किस्म की कैपेबिलिटीज़ हम लोगों की जनरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी टास्क परफॉर्म करने में वी आर एक्सपीरियंस इन दैट, अगर हम एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो वाला टास्क है वो हमें बहुत आसान लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो बाय नो मीन वो ऑटोमेटिकली वो वाले टास्क हम बड़े आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी वही बात लिखी है कि ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मेक्स लिटल और नो डिमांड ऑन द अटेंशन, वो हमें इतना सोचना भी नहीं पड़ता बिकॉज वी आर एक्सपीरियंस इन दैट, और वो इज़ फास्ट, और इसी तरीके से वो वाले जो टास्क हैं वो काफ़ी ईजी टू कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ अ कॉन्शियस अवेयरनेस, हम उसको बड़े आराम से परफॉर्म करें। जो कंट्रोल प्रोसेसिंग है वो उन टास्क के लिए जो डिफ़िकल्ट हैं, जिसमें हम नॉविस हैं या हम नए लोग यूज़र्स हैं, वी आर न्यू यूज़र्स इन दैट, उन टास्क में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और वो उसे हम कहते हैं इससे कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग। आपकी जो ह्यूमन के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसे हम कंट्रोल प्रोसेसिंग कहते हैं। उसमें हमें एक एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी वो स्लो भी होते हैं, लिमिटेड इन कैपेसिटी होता है, और इन्वॉल्विंग कॉन्शियसली डायरेक्टिंग द अटेंशन, कि हमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू द कंट्रोल प्रोसेसिंग। वजह ये है कि हम लोग न्यू होते हैं, और वो जो टास्क है ऑब्वियसली ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो रहा है, तो हमें उस तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए वी हैव टू बी मोर अटेंटिव, हमें ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। व्हाट आर द गोल्स इन अटेंशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप अटेंटिव हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। ठीक है, तो ये है, दैट इज़ द गोल, वो जो मकसद है कि आप अटेंटिव क्यों हो रहे हैं, दैट इज़ द गोल। इफ़ वी नो एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, वी ट्राई टू मैच दिस विद द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल। जो आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन है उसको आप मैच करते हैं विद योर करंट एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन, जो आप एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको आप मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं विद योर प्रीवियस इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो आपके पास होते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली द गोल ऑफ द अटेंशन। ठीक है, ठीक है, तो क्वाइट सिंपल, इसमें मेरा नहीं ख्याल इतना मुश्किल चीज़ लिखी हुई है। अब इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के ऊपर अब हम बात करते हैं गोल के बाद। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में द वे इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड, हम लोग इंफॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले करते हैं, ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। जिस तरह मैं ऑब्वियसली इसमें कुछ यहाँ पे कहा भी हुआ है कि in an experiment on next slide showed that the two screen produced quite different result. It took an average of 3.2 seconds to search the top screen and 5.5 seconds to find the same kind of information in the bottom screen. ठीक है, तकरीबन अगर देखें तो 3.2 सेकेंड और एवरेज जो है 5.5 सेकेंड, तकरीबन 2 सेकेंड्स का फ़र्क है। वो ये है, ठीक है, कि लेट से अगर आपने कोई होटल बुक करवाना है, तो मैं लेट से लाहौर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सिटीज़ लाहौर होटल्स जो है मेरे पास ये 3 किस्म के होटल्स हैं, हॉलीडे इन और ये इस तरह करके। जो एरिया कोड है वो 042 है, उनका फ़ोन नंबर है, उसके बाद सिंगल बेडरूम का एंड डबल बेडरूम की चार्जेस वगैरह लिखी हैं। ठीक है, अब ये इस स्क्रीन को पढ़ना मेरे लिए काफ़ी आसान है। ये उसने कहा है कि इट्स टेक्स ऑलमोस्ट 3.5 सेकेंड टू सर्च एनी इन्फॉर्मेशन ऑन एवरेज, उन्होंने कैलकुलेट। यही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इस्लामाबाद हॉलीडे इन, ये आपका सिटी हो गया, ये होटल का नाम हो गया, ये उसका कोड हो गया, ये उसका टेलीफोन नंबर हो गया, और ये उसके चार्जेस आगे डॉलर्स में, सिंगल बेडरूम का और डबल बेडरूम का। वही इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दिखाई जा रही है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है, लेकिन अब सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है कि हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है इसे समझने के लिए।
ठीक है। ऑन द अदर वे राउंड जो टॉप वाली है ऑब्वियसली दैट इज़ क्वाइट सिंपल, वो आपको फर्स्ट ग्लेंस में उसको ओवरऑल समझ आ गया होगा कि इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन और कोई भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहे तो बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। कंपैरिजन करना चाहें सिंगल बेडरूम्स में फॉर एग्जांपल सबसे चीपेस्ट कौन सा है या सबसे एक्सपेंसिव कौन सा, वो बड़े आराम से कर सकते हैं। यही तमाम चीज़ अगर मैं वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दी जाए तो ऑब्वियसली इट बिकम्स क्वाइट ऑकवर्ड, ठीक है। इसमें जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है फॉर रीडिंग दिस। फॉर दिस इट इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है, वो इतना मुश्किल नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अटेंशन, इसमें दो चीज़ें हैं, क्या वो सिंपल टास्क है या क्या वो कम्प्लेक्स टास्क है। सिंपल एंड कम्प्लेक्स टास्क के लिए ग्राफ बनाया गया एंड ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द गुड परफॉर्मेंस। और जो एक्स एक्सिस पे है लेवल ऑफ अरोजल है, इसका मतलब ये है कि आप कितने उसमें वो टास्क कितना मुश्किल है या कितना कॉम्प्लिकेटेड है, या जितना कहना ये चाहिए कि मुश्तिल का जो वर्ड है मेनली वो है इट्स लेवल ऑफ अरोजल, ठीक है। कि वो टास्क अगर आपने परफॉर्म करना है तो अगर तो वो सिंपल टास्क है तो वो बड़े आप आसानी से ऑब्वियसली परफॉर्म कर सकते हैं और इन टर्म ऑफ ओवर हियर, लेकिन अगर वही टास्क कम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है, तो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। दिस इज़ माय कम्प्लेक्स टास्क जिसमें परफॉर्मेंस मेरी पुअर की तरफ है, और जो इजी टास्क हैं सिंपल टास्क हैं वो आसान हो जाते हैं अगर सिंपल इस तरह की प्रेजेंटेशन को इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए, ठीक है। तो इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली टुवर्ड्स गुड वो चली जाती है, ठीक है। कम्प्लेक्स टास्क होंगे लेकिन उनकी सब प्रेजेंटेशन के ऊपर ओवरऑल आपकी जो टास्क वगैरह हैं इवन तो वो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अटेंशन, ठीक है, अगर आप अटेंटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें जो अब आपको रोकती हैं कि आप अटेंटिव ना हो। द फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रेस। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं विच ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल स्टिमुलाई है एंड दैट इज़ ऑल्सो द लेवल ऑफ अलोयर कि जिसके अंदर आप गुस्से में हैं या स्ट्रेस में हैं जिसमें आप मुश्तिल हो रहे हैं। अरोरियल का मतलब होता है मुश्तिल होना, तो इसमें आपका स्ट्रेस लेवल अगर वो बढ़ता है या कम होता है तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स योर अटेंशन, मेन इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा स्ट्रेसर्स, अगर ये स्ट्रेस करता कौन है, ठीक है, कौन सी चीज़ें जो आपके स्ट्रेस करती हैं। स्ट्रेस करने में जो इनका किरदार होता है वो ये होती हैं जिस तरह नॉइज़ हो गई, लाइट हो गई, वाइब्रेशन हो गई, इसी तरीके से एंग्जाइटी होगी, फटीग, एंगर, थ्रेट, लैक ऑफ स्लीप एंड फियर। ये वो तमाम चीज़ें हैं विच आर एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेसर्स जो कि आपको परेशान करती हैं, और जब परेशान होते हैं ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द अटेंशन, ठीक है। इसके अंदर नॉइज़, लाइट और वाइब्रेशन के अलावा आपके जो पर्सनल साइकोलॉजिकल मरीज़ हैं, एंग्जाइटी है, फटीग वगैरह है, गुस्सा है, थ्रेट है, लैक ऑफ स्लीप है, तो ये भी चीज़ें स्ट्रेसर के तौर पे अपना किरदार अदा करती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मोड्स ऑफ अटेंशन, मॉडल्स ऑफ अटेंशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपके पास फोकस्ड अटेंशन है जिसे हम सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं, और डिवाइडेड अटेंशन है। फोकस्ड अटेंशन जिस नाम से ही काफ़ी क्लियर है कि अटेंडेड टू वन इवेंट, ठीक है। व्हेन यू आर अटेंडेड टू वन इवेंट यू आर सेलेक्टिव, आपने सिर्फ आपका जो फिल्टर है वो आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर अटेंटिव है, बाकी चीज़ें के ऊपर आप अटेंटिव नहीं हैं, ठीक है। तो फोकस अटेंशन या सिलेक्टिव अटेंशन एज द नेम सजेस्ट यू आर अटेंडेड टू ओनली वन इवेंट। डिवाइडेड अटेंशन नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो माइंड है वो डेविएट हुआ है, वो डिवाइड हुआ है, और वो 2 से 3 टास्क के ऊपर डिवाइड हुआ है अटेंशन का। तो ऑब्वियसली अटेंडेड टू मोर देन वन, जो टास्क हैं, थिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अगर 2-3 चीज़ों के ऊपर अगर आप अटेंटिव हैं तो वो उसे हम डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। इट इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से सस्टेन्ड अटेंशन है, और इसके अलावा एग्जेक्टिव अटेंशन है। सस्टेन्ड अटेंशन ऑब्वियसली इसको हम ये कहते हैं कि आर यू समवन हु कैन वर्क ऑन वन टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम,
सस्टेन्ड अटेंशन, नाम से भी पता चल रहा है कि आप एक ही टास्क को फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अटेंटिव रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं द सस्टेन्ड अटेंशन। कि ये नहीं कि विद इन अ सेकेंड और टू उसके बाद आप नहीं हैं। अगर आप गाड़ी ड्राइव करें लेट से यहाँ से लाहौर तक, सो यू हैव टू बी अटेंटिव फॉर 5 to 6 hours, ठीक है, दैट इज अ सस्टेन्ड अटेंशन। एग्जेक्टिव अटेंशन ऑब्वियसली ये क्या है कि सिर्फ वो जो टास्क हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उनके ऊपर अटेंटिव होते हैं, बाकी उनके ऊपर आप अटेंटिव नहीं होते, ठीक है। विजिलेंस एंड मेंटल वर्कलोड। विजिलेंस और अटेंशन, ये हम कहते हैं ना कि भाई कोई इंसान अटेंटिव है, और एक हम कहते हैं नहीं कि कोई इंसान विजिलेंट है। तो विजिलेंट उससे नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है। कुछ लोग इनको एक ही कंसिडर करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। विजिलेंट ये होता है, या विजिलेंस ये होती है, लेट से मैं इसकी पहले एग्जांपल दे देता हूँ ताकि इसको ज़्यादा बेहतर। अटेंटिव क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक एयरपोर्ट के ऊपर एक सिक्योरिटी के चेक के ऊपर अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो अब वो जो बंदा है वो अटेंटिव तो है। अटेंटिव का मतलब है कि जो भी बंदे पैसेंजर उसके सामने से गुजर रहे हैं, जो वो कैरेज या लगेज वगैरह लेके जा रहे हैं, वो उनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है एक्सरे मशीन के ऊपर कि कौन सी कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है, ही इज़ अटेंटिव। विजिलेंट क्या है कि वो अटेंटिव तो है ही सही, ठीक है, वो एक्सरे मशीन के ऊपर देख भी रहा है कि कोई लगेज के अंदर, कैरेज के अंदर कोई ऐसे इनअप्रोप्रिएट चीज़ तो मौजूद नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ही इज़ रेडी टू परफॉर्म सम एक्शन, ठीक है। जैसे ही कोई उसे कोई अलार्मिंग चीज़ नज़र आई है, वो फ़ौरन से खड़ा होगा और जाके उस पैसेंजर को रोक लेगा, दैट इज़ अ विजिलेंट। अटेंटिव से ये नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि अटेंटिव तो है ही सही, लेकिन साथ ही साथ वो रन टाइम पे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए भी रेडी है। सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ सोच रहा है और उसके सामने से कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ जो है या कोई इलीगल चीज़ जो है वो उसके सामने से गुजर गई है और वो बस बैठा ही हुआ है, नहीं, उसने देख भी लिया, बट ही स्टिल सिटिंग ओवर देयर। वो अटेंटिव है, लेकिन ही इज़ रेडी टू डू द एक्शन, कोई भी वो एक्शन या टास्क परफॉर्म करने के भी काबिल है, ठीक है, कि वो सोच भी रहा है, वो तवज्जो भी दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसने कोई टास्क परफॉर्म करना है, फ़ौरन से उसने खड़े होना है और उस बंदे को उसने रोकना है। सो दैट इज़ द विजिलेंस, दैट इज़ द अपर लेवल ऑफ द अटेंशन, कि सिर्फ अटेंटिव नहीं है बल्कि ही इज़ विजिलेंट, वो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए भी तैयार है, ठीक है। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्विकली इसलिए जा रहा हूँ कि ऑब्वियसली ये मोर और लेस साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें, तो इट्स सिंपल, बहुत ज़्यादा इनमें मेरे ख्याल में इतनी कम्प्लेक्स या इतनी टर्मिनोलॉजी या टेक्निकल चीज़ें नहीं है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा क्विक लेके चल रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें फिर आ जाता है मेंटल वर्कलोड। नाम, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, उनके वो जिस तरह मैं शुरू में कहा कि चीज़ों को तोड़ के समझने की कोशिश किया करें। जैसा मेंटल ऑब्वियसली इट्स रिप्रेजेंट्स समथिंग रिलेटेड विद द माइंड। वर्कलोड, क्या आप उसके ऊपर कोई हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करवा या हैवी टास्क उसके ऊपर डाल देते हैं। तो मेंटल वर्कलोड क्या है कि आप ज़हनी दबाव के मुताबिक आप उसके ऊपर इतना स्ट्रेस दे देते हैं या इतना आप उसको टास्क दे देते हैं जो कि अल्टीमेटली वो प्रेशराइज हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे है कि अगर कोई भी इंसान है, मैं आपसे कहता हूँ कि जी आपने कोई एक सिस्टम को यूज़ करना है, लेकिन वो सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें मेंटल वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और एक अगर दूसरे एंड पे सिस्टम है, बहुत सिंपल है, इजी टू यूज़ है, कोई उससे मसला नहीं है, तो वहाँ पे मेंटल वर्कलोड का लेवल बहुत कम होगा। Got the idea? तो mental workload, how much you are putting your brain to work or to interact with the system, कि आपको कितनी उसमें एफर्ट करनी पड़ी, कितना उससे आपको उसके ऊपर कितने आपको कैपेसिटी या कितना आपको स्ट्रेस लेवल या वो तमाम चीज़ें एफर्ट कितनी आपको करनी पड़ रही किसी भी सिस्टम को यूज़ करने पे, ठीक है। मेंटल वर्कलोड एड्रेसेस द इश्यूज सच एज हाउ बिजी द यूजर और ऑपरेटर इज एंड हाउ डिफिकल्ट आर द टास्क, कि कितना वो बिजी है और कितना मुश्किल टास्क वो परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली जो नया यूज़र होगा उसका मेंटल वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा अगर एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर एक्सपर्ट है उस टास्क का तो उसका ऑब्वियसली मेंटल वर्कलोड कम होता चला जाएगा, ठीक हो गया। ये देख लीजिएगा मेंटल वर्कलोड की मेंटल डिमांड, फिजिकल डिमांड,
टेम्पोरल डिमांड, परफॉर्मेंस, एफर्ट एंड फ्रस्ट्रेशन लेवल। ठीक है, ये ऑब्वियसली इट्स क्वाइट सिंपल, ये आप लोग इनकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखी हुई है, तो ये आप लोग देख लीजिए। डिफरेंट किस्म की वर्कलोड्स वगैरह हैं जो कि जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आपको ज़हनी तौर पे कितना फोकस होना पड़ रहा है। अगर लेट्स से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं तो आपको ज़हनी कहते हैं कि ज़हनी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल वर्कलोड के अकॉर्डिंगली आपने काम करना है अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर लेट्स से आप कोई फिज़िकल काम कर रहे हैं, लेट्स से कोई मज़दूर हैं या कोई वो लोग घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो फिज़िकल डिमांड है। ठीक है, इसी तरीके से टेम्पोरल डिमांड है कि कितनी देर के लिए आपने ये वाले जो टास्क हैं ये आपने कितनी देर के लिए करें। टेम्पोरल इज़ द टाइम। ठीक है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, तो कितने टाइम में अगर वो मेंटल और लेट्स आप प्रोग्राम बना रहे हैं 1 घंटे के लिए बना रहे हैं 2 घंटे के, तो दैट इज़ द टेम्पोरल डिमांड। ठीक है, इसी तरह फिजिकल डिमांड में भी टेम्पोरल आ जाता है कि लेट्स से उन्होंने अगर पूरे दिन काम करने, तो दैट इज़ लाइक 8 आवर्स और 10 आवर्स। ठीक है, तो दैट इज़ द टेम्पोरल डिमांड। देन परफॉर्मेंस आ जाती है कि आप उसमें परफॉर्मेंस में ये करते हैं कि वो बंदा जो है वो कितना इफ़ेक्टिवली कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। उसमें परफेक्शन एंड फेलियर इसको हम देखते हैं। ठीक है, कोई भी टास्क है उसके सक्सेस के ऊपर हो, तो वो टास्क अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हाई है। अगर वो टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। एफर्ट अगेन आपकी हाई या लो में हम उसे मेजर करते हैं कि कितना वो कितनी ज़्यादा वो एफर्ट पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फ्रस्ट्रेशन लेवल कि कोई इंसान ऑब्वियसली सिस्टम को यूज़ कर रहा है लेकिन अगर वो सिस्टम को यूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑब्वियसली वो कुछ जो लोगों का कम होता है, कुछ लोगों का स्पेशली एल्डरली का फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते। हमारे बुज़ुर्गों को भी आपने देखा होगा, अगर वो स्मार्टफोन को यूज़ करें, जब उनसे कोई आइकन या सिलेक्शन नहीं हो रही होती तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उठा के स्मार्टफोन को ही साइड पर रख देते हैं, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू यूज़ द सिस्टम। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आपका लो से हाई तक होता है। अगेन अगर आपका सिस्टम इजी टू यूज़ है तो फ्रस्ट्रेशन लेवल लो होगा। अगर आपका जो सिस्टम है वो कम्प्लेक्स है, उससे इंटरेक्शन मुश्किल है, जो आप करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, इमोशन द लास्ट थिंग जो कि आज के लेक्चर में है, ये हम लोग बहुत ज़्यादा इससे ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि ऑब्वियसली इंसान को मेजर करना या इंसान को समझना वो कोई आसान काम नहीं है। जो इमोशंस हैं वो तमाम डिफरेंट किस्म के इमोशंस मौजूद होते हैं और इंसान जो है इन इमोशंस के अकॉर्डिंगली हम उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं कि इस इंसान का इमोशन का लेवल क्या है। ठीक है, इसके अंदर ये डिफरेंट थ्योरीज वगैरह हैं, उतनी मुश्किल नहीं है, देख लीजिए। मेनली जो इसके अंदर इमोशंस हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास सैडनेस, हैप्पीनेस, आपके पास डिस्गस्ट है, सरप्राइज़ है, फियर है और एंगर है। ये तमाम आपके पास 6 डिफरेंट इमोशन है जो कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, सैडनेस ऑब्वियसली अफसरदा जो लोग होते हैं दैट इज़ द सैडनेस लेवल। हैप्पीनेस लेवल जिसमें बहुत जॉयस होते हैं या बहुत खुश होते हैं। डिस्गस्ट क्या होता है कि जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती जो पसंद नहीं होती, लेट से कोई ऐसी बदबू आ जाती है या कोई ऐसी आप लेट से गार्बेज के करीब से गुजरते हैं, तो दैट इज़ मोर लेस लाइक अ डिस्गस्ट इमोशन। ठीक है, वो अच्छी एक चीज़ नहीं लगती और वो बहरहाल दैट इज़ द इमोशन। सरप्राइज जो चीज़ आपके सामने एकदम आ जाती है, यू बिकम सरप्राइज। ये गुड सरप्राइज भी है, बैड सरप्राइज भी है। गुड सरप्राइज में अगर कोई लेट से आपके गुड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, भाई बहन अगर आते हैं कहीं से, दैट इज़ अ गुड सरप्राइज। और दूसरी जगह पे अगर कोई एकदम कोई आपके सामने चीज़ आ जाती है, दैट इज़ अ बैड सरप्राइज, जिससे आपका फियर लेवल ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो फियर इज़ अगेन जो डर है दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इमोशन। एंगर महाराज दैट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ द इमोशन। ये एक उसका एलिमेंट है इमोशन का, जिसमें और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इंसान को कभी भी किसी भी वक्त जिनके मुश्किल हो जाता है किसी को भी अंडरस्टैंड करना या किसी को समझना। ठीक है, तभी जो फिजियोलॉजिकल मेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वही तमाम चीज़ें
हैप्पीनेस है तो वो कॉन्टिनेंटल जॉय, ये तमाम चीज़ें इसी तरीके से हैं। सैडनेस है तो डिसअपॉइंटमेंट वगैरह हो गया, ग्रीफ हो गया, होपलेसनेस, ये आपकी सैडनेस में आ जाती हैं। फियर जो है ये ओवरऑल जो डर है उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं। डिस्गस्ट वगैरह कि जिस तरह हमने कहा कि डिफरेंट रिएक्शन वगैरह थे जो कि पसंद नहीं किए जाते ह्यूमनली, तो वो तमाम के तमाम जिसके अंदर बॉडी लैंग्वेज के अंदर चेंज आता है। लेट से मैं कहीं पे भी अगर आप मूव करते हैं तो वहाँ पे बॉडी, लेट से मैं कहता हूँ कि जी गार्बेज ट्रक वगैरह के करीब से गुजरा है तो उसमें अगेन जो बॉडी लैंग्वेज है वो वेरी करती है कि आप उससे थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करते हैं। फिज़िकल रिएक्शन है सच एज वार्मिंग और जिसके अंदर आप ये कर लेते हैं कि ओवरऑल ह्यूमनली जो है वहाँ से मूव करने की कोशिश करता है। और उसमें लेट से आप नोज़ को दबाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह चेंज होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस जो इमोशन है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। ठीक है। एंगर बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हमारी कौम में वैसे ही बहुत ज़्यादा एंगर है। आई डोंट नो उसकी वजह क्या होती है, बट ऑब्वियसली अगर जिनके जो एक अच्छे इंसान की ये निशानी होती है कि वो अपनी बात भी कर दे बग़ैर गुस्से में आए, तो ये वो चीज़ है जो कि ह्यूमन्स के अंदर एक पढ़े लिखे इंसान में होनी चाहिए। वरना ऑब्वियसली एक हम में और एक जो बाय रेडी लगाते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द इमोशंस के अंदर ये बहरहाल मौजूद है। और इस के अंदर आपका एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी मौजूद होती हैं। एंगर होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन एंगर जो है वो जब एक लेवल से ज़्यादा चला जाए तो उसे हम नेगेटिव इमोशन कहते हैं। और नेगेटिव इमोशन की वजह से होता क्या है कि ऑब्वियसली ना सिर्फ आपकी एनवायरनमेंट में आसपास के लोग उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं, बल्कि वो आपको ज़हनी तौर पे ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं ब्रेन के अंदर या निकलते हैं जिसकी वजह से वो ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। ठीक है, तभी ये कहा जाता है कि ऑब्वियसली हमेशा कहा जाता है कि भाई अपने गुस्से पे काबू रखें। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कई जगहों पे सिर्फ खामोश हो जाना थोड़ी देर और उसके बाद उस चीज़ को एमिकेबली हल कर लेना, दैट इज़ मोर बेटर देन टू बी द पार्ट ऑफ द एंगर। ये एंगर करके तो ऑब्वियसली हर चीज़ ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है। वायलेंस, अब्यूज़, एग्रेशन, ये वो तमाम चीज़ें जिसमें ये एंगर आता है और ये नेगेटिव इमोशन है। कभी भी ये पॉजिटिव, कभी या किसी ने कहा हो कि भाई ये बंदे ने गुस्सा किया बड़ा अच्छा काम किया, उसी की जगह जो दूसरा इमोशन लेवल है वो हैप्पीनेस का है। कोई एक बंदा अगर खुश है तो दूसरे लोगों से ठीक है भी खुश है तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो एंगर है ये ऐसा इमोशन है विच इज़ द नेगेटिव इमोशन। ठीक है, और वो लोग कामयाब होते हैं जो ऑब्वियसली इस इमोशन के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना काबू रखते हैं। इसके ऊपर कुछ हद तक होना भी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही एंगर फ्री हो, लेकिन कंट्रोल तरीके से चीज़ों को समझते हुए। और एक हमें सेंसिबल इंसान वो है जो कि अपनी बात बता भी दे, मना भी ले और बग़ैर गुस्से में आए, बिकॉज़ दिस इज़ अ नेगेटिव इमोशन। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी सोसाइटी में ये मसला करता है। आपकी सोसाइटी के अलावा जो आपका अपना माइंड है, विद दोज सिक्रेशन, ऑब्वियसली वो आपके माइंड की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, उस पर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं मेंटल बीमारियां वगैरह, आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बल्कि आजकल नज़र आती, जो पहले इतनी नज़र नहीं आती थी आज से 5-7 साल पहले। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ठीक है, जिसमें एंगर आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, ये तमाम चीज़ें जब मिल जाती हैं आपस में तो ये इट बिकम्स अ नेगेटिव थिंग। ठीक है, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर सोसाइटी एज वेल। आपकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं होती। सरप्राइज़ का इमोशन ये बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है कि जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। ठीक है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड है। अब इसमें अगर कोई आपको गिफ्ट मिल जाता है तो दैट इज़ अ पॉजिटिव ऑब्वियसली। जिसमें आपको कोई प्रेजेंट मिल गया है जिसमें आप खुश हो रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड सरप्राइज़ या पॉजिटिव सरप्राइज़। और इसकी तरीके से अनप्लेजेंट सरप्राइज़ वगैरह हो जाता है जिसके अंदर कोई एकदम लेट्स से आप
कमरे में मौजूद हो, एकदम आपके सामने आके वाऊ करके कोई बंदा आपको डरा देता है, दैट इज़ अनप्लेजेंट। उसमें हम कर कुछ नहीं सकते, बट दैट इज़ अनप्लेजेंट, वो हमें अच्छा नहीं लगता। देन देयर आर सम न्यूट्रल सरप्राइजेज एज वेल। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, और यू आर फीलिंग गुड, बट दैट इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नॉट अ अनप्लेजेंट सरप्राइज। ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, वो उसके दरमियान में मौजूद है। ठीक है, तो कुछ ऐसे सरप्राइजेज होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कुछ ऐसे सरप्राइजेज होते हैं जिनसे हम लोगों को ऑब्वियसली वो अनप्लेजेंट होते हैं, उससे हम खुश नहीं होते। कुछ ऐसे सरप्राइजेज होते हैं जो हो जाए तो अच्छी बात है, ना भी हो तो वो इतने हमें अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब इस सारी चीज़ का मकसद क्या है? इमोशंस को आप इंटरफेस डिज़ाइन में कैसे लेके आते हैं? स्ट्रेस विल इंक्रीज द डिफ़िकल्टी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है आपने स्ट्रेस लेवल को अपने सिस्टम में इतना सिंपल बनाएं, इतना इजी टू यूज़ बनाएं कि जिसमें स्ट्रेस लेवल ना हो। रिलैक्स यूज़र विल बी मोर फॉरगिविंग ऑफ शॉर्ट कमिंग इन द डिज़ाइन। अगर एक यूज़र अगर रिलैक्स्ड है, अगर वो कंफर्टेबल है, तो ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ आएंगी तो वो उन्हें बर्दाश्त कर जाएगा, उसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका सिस्टम कम्प्लेक्स है, आपका सिस्टम की वजह से उनको स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो वो कभी छोटी छोटी चीज़ों को भी वो पिन पॉइंट करेगा। ठीक है, एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड रिवॉर्डिंग इंटरफेसेस विल इंक्रीज द पॉजिटिव एस्पेक्ट, कि उसकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, खुशनुमा होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। आप सिस्टम जो प्रेजेंट कर रहे हो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कलर स्कीम डिफरेंट, जो भी हमने तमाम चीज़ें पढ़ी हैं ड्यूरिंग द कोर्स, ये एस्थेटिकली प्लीजिंग होनी चाहिए कि कोई बंदा उसे देखे तो वो उससे खुश हो, और वो रिवॉर्डिंग होनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिससे गेम्स में होता है, जब आप गेम खेल रहे होते तो आपको छोटे छोटे उसमें पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, टोकन मनी मिल रहा होता है, सो ऑन सो। तो आपकी एप्लीकेशन में एस्थेटिकली तो वो अच्छा होना ही चाहिए, कि वो उसकी अपीयरेंस, उसके एस्थेटिक्स, या जिसे हम कॉस्मेटिक्स भी बाज़ लोग कहते हैं, या एस्थेटिक्स या उसकी जो लुक एंड फील है, उसकी जो अपीयरेंस है, वो तो प्लीजिंग हो। साथ ही साथ उसमें रिवॉर्ड का, जज़ा और सज़ा का उसमें मौजूद होना चाहिए। जिस तरह आप इस दुनिया में भी हैं, तो अगर आपको ये जज़ा और सज़ा का ना हो तो फिर तो ये दुनिया होगी, सोसाइटी होगी, ये बिल्कुल ही ये को उलट जाएगी। ठीक है, तो अगर इस दुनिया में, इस आखिरत में अगर जज़ा और सज़ा का है, तो वाई नॉट इन दिस स्मॉल सिस्टम्स। ठीक है, तो आपके सिस्टम में भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिवॉर्ड दैम। आप किसी न किसी तरीके से उन्हें कोई पॉइंट्स देने हैं, आपने उनको कोई कैशबैक्स देने हैं, व्हाटएवर। तो वो चीज़ें हैं जो कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, कोई भी इंसान आपके सिस्टम को इस्तेमाल कर सके। ठीक है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। इसमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो बहरहाल आप लोग पूछ सकते हैं।